ओके, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में दिया था, निकालिएगा। पेज नंबर 331। पेज नंबर 331। सवाल की आखिरी लाइन है रिक्वायरमेंट, पेज 331, पास पेपर क्वेश्चन 10 होमवर्क में दिया था। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन ओएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। तो 30 जून 2018 के साल की रिकॉन्सिलिएशन मांगी है। देखा देखा लग रहा है ना सवाल। ओके, पॉइंट 10 है The deferred tax liability as on यकम जुलाई 17 arose on account of following. DTL ऐसे आया as on यकम जुलाई 17 को DTL ऐसे आया। ओके, अब मेरे भाई सवाल ये है कि अगर DTL ऐसे आया तो क्या ये जो बैलेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे 34.5, 5.4, 14.7, क्या ये पिछले साल के एंड की के पहले ना के रख दिया करो, क्या ये पिछले साल के एंड की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस हैं या ये रेट लग के फिगर है? ये रेट लग के फिगर है। कितने लोगों ने इसको कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस समझा था? हाथ खड़ा करें। ये रेट लग के फिगर है। अब अगर हम किसी भी चीज की कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस मालूम करना चाहते हैं तो इस डेटा से कोशिश कर सकते हैं कि मालूम हो जाए। देखें, ये कह रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसमें इसने लफ्ज लिखा हुआ है नेट डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी। नेट का मतलब है इसमें कुछ लाइबिलिटीज पड़ी होंगी, कुछ एसेट्स पड़े होंगे। नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन यकम जुलाई 17 का मतलब है ये ओपनिंग है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन यकम जुलाई 17 तो मैं नहीं लिखूंगा, 30 जून 17 लिखूंगा अपने समझने के लिए। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन 30 जून 17। एसेट का नाम पीपीई, एसेट का नाम ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल होता है ये। एसेट का नाम प्रोविजन फॉर वारंटी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। अब सवाल ये है कि अगर पॉइंट 10 पे लिखा होता नेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस एज ऑन यकम जुलाई और इतने, तो फिर ये डिफरेंसेस होते नेट टैक्सेबल और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, फिर ये डिफरेंस होते। अभी पहली लाइन में नेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, अभी पहली लाइन में लिखा हुआ नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब है इसमें कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटी है, लेकिन नेट लाइबिलिटी ही है, यानी एंड पे डीटीएल ही पड़ा हुआ है। कितना? 25.2। ओके, अब मैंने आपको बताया था एक नॉर्म है कि लोग लाइबिलिटी के साथ पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, एसेट के साथ नेगेटिव साइन यूज करते हैं। इसने उस नॉर्म को फॉलो किया है, एसेट के साथ पॉजिटिव साइन यूज किया है और लाइबिलिटी के साथ पॉजिटिव साइन यूज किया है, एसेट के साथ नेगेटिव साइन यूज किया। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं थी कि हमें साइन पता नहीं थे इसलिए हमें पता नहीं चलना था। इसके लिए बड़ा जबरदस्त सा हिंट था कि उसने ऊपर लिखा हुआ है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, अगर लाइबिलिटीज ज्यादा हो तो कहना चाहिए नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटीज की अमाउंट कम हो, एसेट ज्यादा अमाउंट हो, तो कहना चाहिए नेट डेफर्ड टैक्स एसेट।
अब अगर इसने 25.2 और 34.5 सबके साथ DTL DTA का लफ्ज नहीं लिखा, हम फिर भी बता सकते हैं कि कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सा एसेट है। वाई? लफ्ज पढ़े, नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इट मींस कि ये जो 25.2 है, इसमें जो फिगर है 25.2 की, इज इट DTL और DTA? हाँ, पहली लाइन कह रही है DTL है, तो इसके साथ हमने DTL लिख लिया DTL, ये नेट DTL है। ओके, इफ इट इज DTL तो ऊपर पड़े हुए दोनों पॉजिटिव भी क्या होंगे? DTL, और नीचे पड़ा हुआ 14.7 क्या होगा? DTA। ओके, now we will keep on doing reverse working. DTL, DTL, DTA जी। ओके, असल में हम ऐसे ब्रैकेट की अप्रोच यूज करते नहीं। हम कहते हैं DTL जमा करो, हैवी DTL है, लो DTA है, उसने यूज की है, ठीक है, हम पॉजिटिव नेगेटिव के साइन यूज नहीं करते। ओके, अच्छा जी, अब मुझे बताएं टैक्स का रेट कितना है? 30%। तो ये 30% इन पे लगा हुआ है या हमने लगाना है? लगा हुआ है। आप कैलकुलेटर पकड़ के एक एक को 30 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये ग्रॉस हो जाए, 100 पे आ जाए। डबल 1 18 49। If it is DTL, then what is the name of his father? TTD. If it is DTL, then what is the name of its father? TTD. And if the name of boy is DTA, then what is the name of father? Deductible टेम्परेरी डिफरेंस। आज तक हमें फादर का नेम पता होता था, चाइल्ड का नेम पूछा जाता था। आज चाइल्ड का नेम देके फादर का नेम आपसे पूछा है। ओके, व्हाट इज दिस एसेट? कब एसेट TTD देता है? जब ग्रेटर हो या लोअर का साइन हो। रूल 1 और 3 लग सकते हैं ना, रूल 1 और 3। 1 और 3 क्या कहता है? इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट विल गिव अस, इसका मतलब है ये ग्रेटर साइन है। यानी कि ये इंफॉर्मेशन इतनी कंप्रीहेंसिव है कि यू कैन डू ऑल द रिवर्स वर्किंग। व्हाट इज दिस एसेट? एसेट पे रूल 1 में TTD आते हैं या रूल 3 में? रूल 1 में। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस DTD एंड व्हाट इज दिस लायबिलिटी? लायबिलिटी में कौन सा रूल लगता है? दूसरा या चौथा? दूसरा। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी देन इट विल गिव अस डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसका मतलब है ये भी क्या होगा जिसकी वजह से आया होगा? ग्रेटर। अच्छा जी, यूज, कीप ऑन यूजिंग योर नॉलेज। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी टैक्स बेस होगी और कौन सी ऐसी चीज है? कैरिंग अमाउंट तो सबकी होती है, कैरिंग अमाउंट तो सबकी होती है। सवाल ये है इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिनकी टैक्स बेस होगी और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी टैक्स बेस नहीं होगी? तो मेरे भाई, इसकी टैक्स बेस जरूर होगी, इसकी भी कोई ना कोई टैक्स बेस होगी। ये इंटेंजिबल है, ये टेंजिबल है, दोनों की कोई ना कोई टैक्स बेस होगी। बट इसके टैक्स बेस हमेशा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन सब की टैक्स बेस हमेशा 0। ओके, व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टैक्स बेस? 0। इफ इट इज 0 देन व्हाट इज दिस? भाई अब ये था ब्रॉड डाउन प्रोविजन फॉर वारंटी का, ये प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट का ब्रॉड डाउन था जो सवाल में मिसिंग नहीं था। It could have been calculated through reverse working.
इसको रिवर्स वर्किंग से आप निकाल सकते थे। तो बीडी ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी वाज नॉट मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, इट वाज अवेलेबल। कितने लोगों ने होमवर्क में सवाल किया था, जरा हाथ खड़ा कर दें। ओके, तो बीडी वाज नॉट मिसिंग, इट वाज अवेलेबल। FR2 को सीरियस ले लें, अभी भी शायद टाइम है। आप शायद मजाक समझ रहे हैं FR2 को, ये पेपर एक दफा बंदा होके आता है फिर उसको पता चलता है, तो सख्त बात कभी कर देनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों ने FR2 को क्या समझा हुआ। ओके, तो इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, नहीं, इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन, इट विल गिव अस डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, एक पूरे सवाल में सिर्फ एक हिंट था पहली लाइन में, पॉइंट 10 में, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इट इज DTL। फिर उससे आगे सारी स्टोरी चलिए, अगर पॉजिटिव के लिए DTL यूज किया तो नेगेटिव के लिए DTA एंड सो ऑन। ओके, ट्रेडमार्क की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन ट्रेडमार्क की भी मैं बात करता हूं। इस वक्त मैंने आपको प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट समझाना है। प्रोविजन फॉर वारंटी, अच्छा जी, प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट के अंदर जो है वो कैसे आते हैं बैलेंसेस, आपको पता है। इधर क्या आता है, यकम जुलाई 17 ब्रॉट डाउन आता है। इधर क्या आता है, 30 जून 18 कैरी डाउन। इधर क्या आता है, वारंटी एक्सपेंस। इधर क्या आता है, कैश। इस अकाउंट की वजह क्या होती है, देखें इधर, साल के शुरू में अंदाजा था 50 रुपए के लोग मोबाइल सही कराने आएंगे। इस साल सेल की तो 100 रुपए के लोग और भी मोबाइल सही कराने आएंगे। अब टोटल अंदाजा है कि 150 के मोबाइल सही होने आएंगे। उन 150 में से 140 को रिपेयर करके दे दिया। अब 10 ऐसे हैं जो अगले साल फिर भी रिपेयर कराने आ सकते हैं। क्लियर, 10 ऐसे हैं जो अगले साल फिर भी रिपेयर कराने आ सकते हैं। तो इट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस अकाउंट, बट द वे द इंफॉर्मेशन इन गिवन इन द क्वेश्चन वाज बिट ट्रिकी। इस दफा जो इंफॉर्मेशन दी थी वो थोड़ी सी ट्रिकी थी, वो जरा पढ़ने की कोशिश करें। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो भी पढ़ें, होमवर्क नहीं भी किया आपको बातें समझ आ रही होंगी। पॉइंट 10 बड़ा इजीली समझ आ गया होगा। पॉइंट 5 लेकिन वो इंजॉयमेंट नहीं होती समझने में जो होमवर्क करने वाले को होती है। OL sells goods with a 1 year warranty। OL 1 साल की वारंटी के साथ चीजें बेचता है। ये लाइन आज तक कभी भी सवाल में नहीं लिखी हुई थी। This line was a deciding factor for this question. It was the most important line. OL sells goods with a 1 year warranty। OL चीजें बेचती है 1 साल की वारंटी के साथ। And it is estimated that, और इसका इसी एडजस्टमेंट का ज्यादा मसला आया होगा या बाकियों का भी आया था, इसी का आया होगा ज्यादा। OL sells goods with a 1 year warranty। OL चीजें बेचती है 1 साल की वारंटी के साथ। And it is estimated that, और इसका अंदाजा लगाया गया है, that warranty expenses are 2% of annual sale। वारंटी एक्सपेंसेस कितने हैं, warranty expenses are 2% of annual sale। अच्छा, ब्रॉड डाउन हमें अवेलेबल है। जो हजरात लेट आए हैं, मैंने रिवर्स वर्किंग से ब्रॉड डाउन निकाल ली। 30 जून 17 ब्रॉड डाउन इज अवेलेबल। ओके, वारंटी एक्सपेंसेस आर 2% of annual sale। Actual payments during the year related to warranty claims were 54। देखिए actual payments, ये कितना है, ये बता दें, ये कितना है, ये उसने बता दिया 2% of sale। ये कितना है, 2% of sale। Actual payments during the year actual payments नजर कहां गई, during the year related to warranty claims were 54। Actual payments during the year related to warranty claims were 54। Of these, जिनमें से
अच्छा, ऐसा वैसे कभी नहीं लिखा होता था, ऑफ दीज, इनमें से। आज तक लिखा होता था वारंटी क्लेम्स की कैश पेमेंट्स बस इतनी है, एक्चुअल पेमेंट्स का लस लिखा होता था। द एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर इतने, ऑफ दीज इतनी रिलेट टू गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द, इनमें से 38 वाले पिछले साल वाले सही किए। ओके, बताएं अगर इनमें से 38 वाले इस पिछले साल वाले सही किए हैं तो फिर इनमें से 54 माइनस 16 कौन से वाले सही किए होंगे? इस साल वाले। तो टोटल कितने की पेमेंट्स हुई वारंटी की? उनमें से पिछले साल वाले कितने सही करके दिए और इस साल वाले 16। अब जरा इधर देखें, 30 जून 17 की रात को हमारा बैलेंस क्या आ रहा था पेबल? बताएं बताएं, 30 जून 17 की साथ को हमारा बैलेंस क्या आ रहा था पेबल? फॉर हाउ मच वी वर फीलिंग अवर सेल्फ लायबल? 49। अच्छा, ये जो 30 जून 17 की रात वाले लोग थे, ये सिर्फ 30 जून 18 तक आ सकते थे, इसके बाद आ ही नहीं सकते क्योंकि एक साल एक्सपायर हो गया। जिनको मैंने 30 जून 17 की रात को चीजें बेची थी वो कब तक आ सकते हैं रिपेयर कराने के लिए? बॉर्डर लाइन उनकी कौन सी है? 30 जून 18, क्योंकि वारंटी पीरियड कितने साल है? 1 साल। तो वो 1 साल के बाद तो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब है 49 वाले अगर 38 की रिपेयर करा के चले गए तो बस अब ये 49 वाले कभी नहीं आएंगे। आएगी भी तो वारंटी कार्ड पे हम इन्हें डेट दिखा के झंडी कराएंगे, भागो भाई, भाई दुकान बंद करो, भाई निकालो इनको, भाई भाई क्या हो, वारंटी कार्ड की डेट नहीं पड़ी, ओए माजरत भी, ये तो एक्सपायर हो गई थी वारंटी, माजरत। तो अब उन्हें वारंटी ऑनर ही नहीं करेंगे। क्यों ऑनर नहीं करेंगे? क्योंकि 1 साल गुजर गया। अच्छा, ये बात अगर टेक्निकली समझनी है, एक तो सिंपल बात है ना, 30 जून 17 वालों की वारंटी 30 जून 18 को एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। असल में ये 49 वाले बहुत से लोग होंगे जिनको 28 जून को चीजें बिकी होंगी, उनकी वारंटी 28 जून इधर को एक्सपायर होगी। इस 49 में कुछ 27 जून वाले पड़े होंगे। ये एज ऑन पेएबल है, लेकिन ओवर द ईयर ग्रो किया होगा ना। सारे मोबाइल 30 जून की रात को तो नहीं बेच दिए होंगे। तो जो 27 जून वाले हैं उनकी वारंटी 27 जून को एक्सपायर होगी। जो 31 मई वाली है उनकी 31 मई को एक्सपायर होगी। इतनी डिटेल तो उसने में दी नहीं। बॉर्डर पे चलाया उसने में। बॉर्डर पे कैसे चलाया? 30 जून 17 को हम कितना लायबल फील कर रहे हैं, इसमें शायद ज्यादा लोग वो होंगे जिनको 30 जून को बेचा होगा, चलो उनकी वारंटी कब एक्सपायर हो जानी है? 30 जून 18 को। अब सवाल की रिक्वायरमेंट है, हम खड़े हैं 30 जून 18 पे। अब जो 30 जून 18 पे खड़े हैं तो पिछले साल वालों को इस साल तो ऑनर करना था। इसे मैं 18 का साल गया था, इसे 17 का से 19 का। 17 वालों को 18 में तो ऑनर करना था, बट 17 वालों को 19 में ऑनर करना। इज इट अ पार्ट ऑफ अवर वारंटी कार्ड और नो? आप बता दें 49 की जो ओपनिंग लायबिलिटी है, शुड इट बी कैप्ट एट 49 या 49 के अगेंस्ट पेमेंट्स हुई 38 की? 38 की, ठीक है। अब पिछले साल बताएं, पिछले साल का अंदाजा बताएं जी। पिछले साल के एंड पे खड़े होकर हमने क्या अंदाजा लगाया था, कितने लोग आएंगे, कितने आए? खुशी होगी, गम? बोले बोले बोले, खुशी होगी। 49 के बदले कितना वारंटी क्लेम ऑनर करना पड़ा? 38। खुशी होगी। अच्छा, खुशी को किस साइड पे रिकॉर्ड करें भाई? ये तो एक्सपेंस के लिए साइड है। खुशी को किस साइड पे? खुशी कितने की है पहले ये बता दें। बादशाह कितने से खिल रही होंगी? 49 माइनस 38, 11 की खुशी है। खुशी को किस साइड पे रिकॉर्ड करें? बिल्कुल एक्सेलेंट, इनकम। इसका नाम एक्सपेंस, इसका नाम इनकम। आपको पता है लायबिलिटी जब कम हो जाती है तो खुशी होती है। लायबिलिटी कम होने की मिसाल दे इंट्रो की क्लास में। क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव्ड, लायबिलिटी वाले रिकॉर्ड करते थे, फिर जब डिस्काउंट रिसीव हो जाता था तो डिस्काउंट रिसीव को नहीं, बैड डेट रिकवरी लायबिलिटी की मिसाल नहीं है, मैं लायबिलिटी की मिसाल मांग रहा हूं। लायबिलिटी इनकम में चली जाती है, इसकी मिसाल दे इंट्रो की क्लास से। एसेट एक्सपेंस में चला जाता है, इसकी मिसाल बैड डेट। लायबिलिटी इनकम में चली जाती है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। तो इसकी प्योर मिसाल आपने पढ़ी हुई है इंट्रो की क्लास के अंदर कि हम लायबल फील कर रहे थे 49 का। लायबिलिटी कितनी पे की? फॉर हाउ मच वी शुड नॉट फील अवर सेल्फ लायबल। 11 को किस में डाल दें? इनकम में।
बट आई कैप की भी और बाकी किताबों वालों की भी नॉर्म है कि वो इनकम में नहीं डालते। बोले 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 अगली बात बता दें, वो एक्सपेंस में से ही माइनस, एक्सपेंस में से ही माइनस कर देते हैं। तो व्हाट इज दिस 11? इट इज रिवर्सल ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी रिवर्स करने से हमें क्या होती है? खुशी होती है। खुशी एक्सपेंस के लिए ये साइड है, इनकम के लिए ये साइड है। नई साइड पे रिकॉर्ड करना तो एक्सपेंस में से नेट करके शो कर दे, नो प्रॉब्लम इन इट। सो इट वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट, ऑफ दीज 38 pertain टू गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस 16 का क्या करना है वो मैं बताता हूं, इसका कुछ नहीं करना। सेल्स फॉर द ईयर आर 1750। सेल्स फॉर द ईयर आर 1750। तो 2% इंटू 1750 माइनस 11, नहीं इसका 2% 35 माइनस 11 24। अच्छा, नाउ बैलेंसिंग निकालें, कैरी डाउन बैलेंसिंग निकालें। ये बैलेंसिंग से चल सकता है, लेकिन 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 अब अगर आप पूछ रहे थे कि सवाल वाले ने हमें कहा 54 में से 38 पिछले साल का है, तो ऑब्वियसली 16 किस साल का है? इस साल का। भाई ऐसा भी तो होता है ना, इस साल में लोगों को इस दिन हमने वारंटी कार्ड इशू किया हो और उन्हें कहा हो साल के अंदर आ जाना, और वो 4 महीने बाद ही आ गए हो। कि साल के अंदर आना था ना, तो हमारी तो चीज 4 महीने बाद ही खराब हो गई। तो इज इट पॉसिबल कि इस साल पिछले साल की ज्यादा वारंटीज ऑनर हो रही होंगी, लेकिन इस साल की भी थोड़ी बहुत हो रही होंगी? और इस साल की कौन सी वाली वारंटीज ऑनर हो रही होंगी? जो शुरू में चीजें बेची हैं या जो एंड पे बेची हैं? जो शुरू में चीजें बेची हैं, तो थोड़ी बहुत इधर भी रिपेयर होने के लिए आ रही होंगी। तो इस साल की वारंटीज थी कितनी? 35। उसमें से ऑनर कितनी हो गई? 35 माइनस 16 90। ये बैलेंसिंग भी आ गया 19। तो मैंने कहा 16 की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, 16 बैलेंसिंग मैंने निकाला है। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेंस फॉर द ईयर? 35। वो तो पिछले साल की रिवर्सल है ना, लीव इट। व्हाट इज द एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड व्हाट इज द रिवर्सल, सॉरी व्हाट इज द पेमेंट अगेंस्ट दिस एक्सपेंस, सो फॉर विच वी आर स्टिल फीलिंग आवरसेल्फ लायबल? 19। अब ये जो 19 वाले हैं, अगले साल इनमें से आएंगे 20। अगले साल फिर अकाउंट बनेगा, फिर मसला होगा, इसी तरह होगा ना। और बोले ना ये 19 होंगे, ठीक है। अगले साल क्या होगा? अगले साल इसमें से आ जाएंगे 20 पुराने वाले, अगले साल के भी को अपने होंगे, लेकिन 20 इसमें से आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे प्लीज? तो +1 यहां कर देंगे, +1 यहां, -11 करेंगे या +1? अंदाजा क्या लगाया था? 19 आएंगे। अगले साल आए कितने? 20। अब जब अगले साल 20 आए तो खुशी होगी, गम? अब कितने ज्यादा आ गए? जब 1 ज्यादा आ गए तो गम को किस साइड पे रिकॉर्ड करें? अगले साल का एक्सपेंस तो 2% सेल का होगा, वो तो अपना अलग होगा, उसमें अलग से जमा क्या करना पड़ेगा? 1। तो इस साल की क्या स्टोरी है? 49 में से 38 आए। अगले साल की क्या स्टोरी होगी? 19 में से, शायद मैं कह रहा हूं समझाने के लिए आपको, अगर 20 आ जाए तो फिर अगले साल इनकम आएगी या रिकॉर्डिंग ऑफ फर्दर एक्सपेंस? रिकॉर्डिंग ऑफ वेरी बिट। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन पढ़ें और पढ़ के टी अकाउंट खुद बनाएं। 1 मिनट ले लें, ये पैरा पढ़ें, साथ साथ अकाउंट बनाएं। ब्रॉड डाउन यहां से लिख लें पहले। ब्रॉड डाउन कितने लोगों ने खुद निकाल लिया था? मेरे ख्याल से 10-12 लोगों ने निकाल लिया होगा। वेल डन, ब्रॉड डाउन खुद निकाल लिया था। 1-2 मिनट लगाएं, मैंने इतना टाइम लगाया होमवर्क डिस्कस करने में। 1-2 मिनट लगाएं जल्दी से। कोशिश करें व्हाइट बोर्ड पे देखना ना पड़े। ये कैसे पता चला कि वारंटीज एक्सपायर हो गई हैं? 1 ईयर के लफ्ज से, 1 ईयर के लफ्ज से।
पहले रूल लिख लें, अगर वारंटी पीरियड देगा फिर इस साल की कैश पेमेंट्स अलग से बताया करेगा। अगर वारंटी पीरियड सवाल में देगा, अगर वारंटी पीरियड सवाल में देगा तो आमतौर पे, अगर वारंटी पीरियड सवाल में देगा तो आमतौर पे इस साल पिछले साल होने वाली पेमेंट्स अलग से बताया करेगा। इस साल पिछले साल की पेमेंट्स, पिछले साल की मद में पेमेंट्स अलग से बताया करेगा। जी, पिछले साल की मद में पेमेंट्स अलग से बताया करेगा। बोले पिछले साल की मद में कितनी पेमेंट्स हुई? 38 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। मद में को इंग्लिश में कहते हैं ओए लेवल्स वाले भाइयों। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर पेमेंट्स अलग से बताया करेगा। बनाए अकाउंट, कहानी की तरह पढ़ा करें। मैं आपके साथ साथ पढ़ रहा हूं। ओएल ने कहा है 1 साल के अंदर अंदर वारंटी क्लेम्स को ऑनर कर दिया करेंगे, और ओएल की पॉलिसी है कि वारंटी क्लेम्स कितने रिकॉर्ड करती हैं? अंदाजे की बुनियाद पे सेल के 80% लोग मोबाइल सही कराने आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा दुकानों पे नहीं होता, वरना दुकानदार बिजनेस ही बंद कर दें। सेल के सिर्फ कितने % लोग सही कराने आते हैं? 2%। तो बड़ा वाजे लिखा हुआ है वारंटी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में कितना डालेंगे भाई? 2%। आगे चलें, कोशिश करें अकाउंट बनाए, खुद बन रहा है, इसको कर लें। और ये फाइनल अकाउंट के सवाल में भी एडजस्टमेंट आई हुई है एक दफा। ओके, नेक्स्ट एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू वारंटी क्लेम्स ऑफ 54। पेमेंट 54 ही लिखनी है, पेमेंट 54 ही लिखनी है, जिसमें से 38 किस साल की हैं, तो बाकी किस साल की होंगी? तो इस साल की कोई अलग जरूरी नहीं है वैसे, चलें लिख ली हमने 16, खैर है, उससे फर्क नहीं पड़ा। इस साल की सेल दे दी उसने। अंडर टैक्स लॉज दीज आर अलाउड एज एक्सपेंस ऑन पेमेंट बेसिस। अब बता दीजिए करंट टैक्स में क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे और इसको, और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? कैरिंग अमाउंट, और टैक्स बेस 0। और अगर अगले साल 19 के बजाय 20 भागे तो अगले साल -11 की जगह +1 करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 4, OL carries a trademark of 90 million with an indefinite life। अच्छा, आपने तो इंटेंजिबल्स अभी पढ़े नहीं हुए, तो मुझे टेंजिबल्स में मिसाल दे दें इंडेफिनेट लाइफ की। टेंजिबल्स में लैंड, तो आपके जहन में फौरन लैंड आ जानी चाहिए थी मेरे भाई। कितनों के जहन में आई थी? ये लैंड की तरह की चीज है कोई, ठीक है। इंटेंजिबल्स आपने नहीं पढ़े, जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा इंडेफिनेट लाइफ क्या होती है। लेकिन इंटेंजिबल्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ नहीं पता। पेप्सी का फॉर्मूला है भाई, कितने साल चलेंगे पेप्सी वाले? जी 10 साल। पागल हो गए पेप्सी वालों, हमारी तो नहीं बस होगी, 10 साल पी पी के आपकी बना बना के बस हो जाएगी।
हमारे बड़ों ने पी, हमारे उनके बड़ों ने पी, पता नहीं कब से चली आ रही है और हमने तो बच्चों को नसीहत की हुई है। ओके, ऑयल कैरीज ट्रेडमार्क ऑफ 90 million हैविंग इनडेफिनेट लाइफ विच वाज एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 15। बातें हो गई, खत्म हो गई। टैक्स अथॉरिटीज अलाउड समोटाइजेशन ओवर 10 years ऑन। जी भाई खरीदा कब था? यकम जुलाई। इस तरह का सवाल मैंने आपको करवाया है क्लास में। यकम जुलाई 15 बनेगा 16, 17, 18, यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। यकम जुलाई 16 बनेगा, यकम जुलाई 15 16 का साल बनेगा। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। टैक्स ईयर 2016 यकम जुलाई 15 को शुरू हो रहा है, 16, 17, 18। तो यकम जुलाई 15 पहला साल कब खत्म होगा? दूसरा, तीसरा, 30/18। अच्छा भी IFRS वाले क्या कहते हैं? कॉस्ट कितनी है? 90, बस, नो डेप्रिसिएशन। लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, देयरफॉर अकाउंटिंग वालों ने इसको डेप्रिशिएट नहीं किया होगा। अच्छा, टैक्स रूल्स 90 माइनस, बल्कि जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको पता है जिस इंटेंजिबल की लाइफ ना पता हो तो टैक्स में पढ़ाया जाता था कि उसकी लाइफ 10 साल है। बहरहाल अब ये बात टैक्स में भी खत्म हो गई है इस साल। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन है, $63। नाउ व्हाट विल गो इन करंट टैक्स? यही बनेगा ना। खुश खुश बैठे ना, ऐसे चेहरे परेशान बनाए हुए एक दो लोगों ने, ऐसे मुस्कुरा के देखें। अकाउंटिंग वालों ने क्यों नहीं डिप्रिशिएट किया? बिकॉज इट हैज इनडेफिनेट लाइफ। टैक्स वाले क्यों डिप्रिशिएट कर रहे हैं? बिकॉज दे अज्यूम दैट लाइफ इज 10 years। आप बता दें इन विच ईयर वी आर स्टैंडिंग? 2018। इन विच ईयर वी आर स्टैंडिंग? 2018। 2018 में अगर मैं खड़ा हूं तो व्हाट इज माय क्लोजिंग अकाउंटिंग WDV कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज माय टैक्स बेस? व्हाट विल गो इन करंट टैक्स? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी जो है नहीं, और टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी कितनी? -9। इसमें करंट टैक्स की वर्किंग भी मांगी हुई थी, तो कितने लोगों ने एडजस्टमेंट घर में कर ली थी? ओके, एंड इट इज अबाउट 30/18। we can check it on 30/17 as well। 90/72, watch 90/72 data is available, 90/72। oh, it's already 18। इसका मतलब है उसने जो फिगर्स आई के अपने दिए हैं वो सोच साच के दिए हैं, सब सही हुआ है। 90 and 72, it is the status as at start of year। स्टार्ट ऑफ ईयर पे 30/17 पे देख लें क्या बैलेंसेस आ रहे हैं, 90 और 72। तो 30/18 की वर्किंग तो आपने घर में खुद की होगी ना, 30/18 की तो खुद की होगी। इट वाज अबाउट 30/17। सो करंट टैक्स में भी मैंने समझा दिया कहां जाना है, डेफर्ड में भी समझा दिया कहां जाना है, और आपको साबित भी कर दिया कि ये 18 सही था। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। ओके, इज इट अ टेम्परेरी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस? ये अकाउंटिंग हो, परमानेंट वाले हाथ खड़ा करें, टेम्परेरी वाले हाथ खड़ा करें, ये आरजी सा फर्क है। परमानेंट वाले हाथ खड़ा करें। भाई ये एक टेम्परेरी डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस है, परमानेंट नहीं है। असल में आप कह रहे हैं अकाउंटिंग वाले कभी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे और टैक्स वाले 10 सालों में डेप्रिशिएट कर देंगे, इसलिए ये परमानेंट डिफरेंस है, कभी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी डेप्रिशिएट, ये परमानेंट डिफरेंस है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जब ये एसेट बिकेगा ना, बिकेगा तो अकाउंटिंग वाले भी गेन लॉस निकालेंगे, टैक्स वाले भी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, दोनों डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। अकाउंटिंग वालों के डिस्पोजल अकाउंट में कोई खास गेन लॉस नहीं आ रहा होगा क्योंकि एसेट पहले ही 90 का पड़ा हुआ है, उधर गेन कोई खास आना नहीं, लेकिन टैक्स वालों की नजर में हैवी गेन आ रहा होगा
क्योंकि डेप्रिशिएट हो चुका होगा। जब डेप्रिशिएट होगा वो पिछले सालों के डेप्रिसिएशन खा जाएगा, इतना बड़ा गेन होगा कि वो आरजी सा फर्क है। तो डिस्पोजल अकाउंट जब बनेगा ये फर्क खत्म हो जाएगा। इसलिए परमानेंट डिफरेंसेस प्लीज मैं आपको बता चुका हूं, वो दो ही हैं हमारे सिलेबस के अंदर। नहीं, फाइन नहीं, हर वो खर्चा जिसको टैक्स वाले कभी भी माइनस ना करने दें। इधर तो टैक्स वाले माइनस करने दे रहे हैं डेप्रिसिएशन को, और हर वो खर्चा, हर वो इनकम जिस पे टैक्स वाले कभी भी टैक्स ना मांगे। तो बताएं इसमें डिफरेंस कब रिमूव होगा अकाउंटिंग और टैक्स वालों में? जिस साल ये इंटेंजिबल डिस्पोज हो जाएगा, जिस साल ये इंटेंजिबल डिस्पोज हो जाएगा उस साल ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो इट इज अ बोलें, इट इज अ टेम्परेरी डिफरेंस। आपने लिख लिया यहां पे, इट इज, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। ओके, इतना ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर ये जो है ना, मैंने 6, 7, 8, 9 ये आपको करा दी हुई है एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स। यही 2 दिन से हो रही हैं। कितने लोगों से ये हो गई थी एडजस्टमेंट? 6, 7, 8, 9। ओके, थोड़े हाथ खड़े हो रहे हैं, क्या करें होमवर्क। अच्छा, अब एडजस्टमेंट 2 और 3 की तरफ आ जाएं। एडजस्टमेंट 2 और 3 की तरफ। Accounting depreciation for the year exceed tax depreciation by 45 million. During the year, well sold a machine whose accounting WDV exceeded the tax WDV by 15 million. एक लाइन और ऐड कर लें, ऑन 30/17, एक लाइन यहां और ऐड कर लें, ऑन 30/17। बस आगे खुद ही लिख लें, लिखें अकाउंटिंग WDV हो गया। अकाउंटिंग WDV एक्सीड द, बोले आगे, टैक्स बेस बाय जाएं, बाय 115। अकाउंटिंग WDV एक्सीड द टैक्स WDV बाय 115। अच्छा सवाल था ना ये, बहुत अच्छा सवाल था। अकाउंटिंग WDV एक्सीड द टैक्स WDV बाय 115। अब आप ऐसा करें, अकाउंट बनाएं, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएं। सिर्फ एक फिगर एज्यूम करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था, कोई एक फिगर एज्यूम करें और डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं, फिक्स्ड एसेट का, अकाउंटिंग वालों का, टैक्स वालों का। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी से खत्म करें इसको, फिर आगे आज वाला लेक्चर भी शुरू करना है। जो होमवर्क किया नहीं था वही डिस्कस हो गया। ये अजीब बात है, करते तो फिर कितना मजा आता। क्या ओके, कम ऑन, एडजस्टमेंट नंबर 2 and 3, जल्दी करें। मैं आपको ज्यादा काम नहीं दिया जा रहा, लेकिन कम से कम एक सवाल तो होमवर्क में कर ही लिया करें। इतना तो अपने पे जुल्म ना करें। जी बनाएं। पीपी अकाउंट किन के मुताबिक? अकाउंटिंग वालों। और पीपी अकाउंट जो भाई क्वेश्चन नंबर 3 भी चेक करते, उसका नोट बना के। ओके, बोले। डिस्पोजल अकाउंट किन के मुताबिक? और डिस्पोजल अकाउंट टैक्स के मुताबिक। जी हम क्वेश्चन 10 पे ही थे।
3 4। अच्छा चलें जी शुरू करें। पीपी अकाउंट अकाउंटिंग वालों के मुताबिक, टैक्स वालों के मुताबिक। पहली लाइन पढ़ें। ऑन यकम जुलाई 17, साल के पहले दिन आखिरी दिन, अकाउंटिंग वालों की WDV टैक्स वालों की WDV से 115 ज्यादा थी। अच्छा डिप्रेशिएशन की फिगर बताएं, डिप्रेशिएशन की फिगर बताएं। 45। मैंने कहा था ओपनिंग WDV ऐसी एज्यूम कीजिएगा कि डिप्रेशिएशन खा जाए, तो 100 रुपए एज्यूम नहीं करता, 200 एज्यूम कर लेता हूं, ज्यादा एज्यूम कर लेता हूं, 300 एज्यूम कर लेता हूं, लेकिन इतनी एज्यूम कीजिएगा कि खा जाए डिप्रिसिएशन को। ओके अब बता दें जी, अकाउंटिंग वालों की WDV टैक्स वालों की WDV से 115 ज्यादा है, तो किन की WDV एज्यूम करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग वालों की कैसे एज्यूम करनी पड़ेगी? वो तो ज्यादा है। हाँ वो खुद ही सोचे ना, अकाउंटिंग वाले की WDV कैसे एज्यूम करनी पड़ेगी? वो तो ज्यादा है। बेस किसकी फिर बेस क्या बनेगी? टैक्स वालों की काम है, तो टैक्स वालों की एज्यूम करते हैं, फिर अकाउंटिंग वालों की 115 से बढ़ा देंगे, वरना माइनस करना पड़ेगा, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये है टैक्स वालों की एज्यूम कर लें ब्रॉड डाउन। पेपर पे बड़ा बड़ा लिख रहा है एज्यूम, बल्कि सवाल के शुरू में लिख देना है। सवाल के शुरू में पहली लाइन छोड़नी है और पहली लाइन छोड़ के लिखना है आई हैव एज्यूम फॉर पर्पस ऑफ for simplification of calculation, I have assumed for simplification of calculation that PPE as per tax rules opening is rupees 200, मैंने कहा 200 assume कर लें। चलें जी आप बताएं, अकाउंटिंग वालों के WDV टैक्स वालों के WDV से if carrying amount of asset is greater than tax base of asset, अकाउंटिंग वालों के WDV टैक्स वालों के WDV से कितनी बढ़ानी है? बोले 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 200 जमा बोले बोले 315। आगे चले, अगली लाइन पढ़ें। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन टैक्स डिप्रिसिएशन से 45 ज्यादा है। अब असम्पशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने कहा था ज्यादा असम्पशंस नहीं लेनी। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन टैक्स डिप्रिसिएशन से ज्यादा है, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन टैक्स डिप्रिसिएशन से ज्यादा है, यही लिखा हुआ है। कितने रुपए से? अब यहां असम्पशन लेने की जरूरत नहीं, बस वो असम्पशन इसलिए ली थी ब्रॉड डाउन ताकि कैरी डाउन कोई निकल आए, जरा हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। नेक्स्ट आगे चले। डिस्पोजल है, यहां भी डालनी पड़ेगी, यहां भी डालनी पड़ेगी डिस्पोजल। WDV अकाउंटिंग वालों की टैक्स वालों की WDV से 15, अकाउंटिंग वालों की WDV टैक्स वालों की WDV से 15 ज्यादा है। मेरे ख्याल से यहां भी असम्पशन लेने की जरूरत नहीं, काम को बस चलाना है। अकाउंटिंग वालों की WDV टैक्स वालों की WDV से 15 ज्यादा है। अगर वो 0 है तो ये 15 है, अगर वो 1 है तो ये 16 है, 1 और 16 में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसको कहां ले जाए, इसको भी कहां ले जाए? डिस्पोजल। कोई नहीं, बिल्कुल सही काउंटिंग हो रही है, परेशान नहीं होना पेपर में ये क्या हो रहा है। अब उसने घुमाया तो फिर हम भी घुमाएंगे ना, थोड़ा सा तो हमें भी घुमाने का हक बनता है। बस खत्म हो गया। इसको लाएं इधर, बोले बोले कितना, इसको जो भी ये ले आए, इसमें परेशान नहीं होना। अच्छा अब कैश, मजे की बात सुने। कैश, कैश में आपका दिल चाह रहा होगा असम्पशन ले लें, लेनी है ले लें, आपकी मर्जी है। मेरा मशवरा है कैश में असम्पशन इसलिए ना लें बिकॉज कैश दोनों की नजर में सेम होता है। जो भी असम्पशन लेनी है दोनों की नजर में बराबर लें, बराबर लेना है। वाई? डेप्रिसिएशन में क्यों दोनों का डिफरेंस आता है? रेट डिफरेंट है। अच्छा ओपनिंग WDV में क्यों दोनों का डिफरेंस आता है? पिछले सालों के डिप्रिसिएशन में फर्क था। अच्छा डिस्पोजल की WDV में क्यों फर्क आता है? डिप्रिसिएशन का फर्क था। अच्छा एडिशन की कॉस्ट में क्यों नहीं फर्क आता? क्योंकि कैश पे कर रहे होते हैं। अच्छा डिस्पोजल की सेल प्रोसीड में कभी फर्क क्यों नहीं आया? दोनों कैश है कि, क्योंकि कैश इन्वॉल्व है। अब अगर दोनों कह रहे हैं कैश आया तो कैश में जो मर्जी लिखूं, मेरी मर्जी। अब मैं इधर 70-70 लिख देता हूं ताकि ये पीपी के बैलेंस आए, जो मर्जी आ जाए, मैं तो 0 लिखूंगा। मैंने कहा assumption ज्यादा नहीं लेनी, बस 0 बराबर लेना है ना, बराबर ले लिया मैंने। ओके अब देख लें, जो भी खत्म आ रहा है खत्म करें इसको। अगर आप इधर 70 लिख देते हैं तो ठीक है, दोनों जगह गेन लॉस आ जाएगा, कोई मसला नहीं, वो भी एक्सेप्टेबल है।
लेकिन फिर ये लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में एज्यूम, लेकिन जो भी करना है बराबर एज्यूम करना है और एज्यूम का लफ्ज फिर लिखना है, लेकिन मैंने एक असम्पशन लेनी है बस, एक से ज्यादा नहीं। इधर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग, बस ठीक है, जो मर्जी लिख लें, इधर लिख लें उधर लिख लें, जो मर्जी लिख लें। अब सिर्फ क्या करना है, कैरी डाउन बोले। मैंने कहा था ओपनिंग इतना लीजिएगा 45 को खत्म कर दे, कहीं कैरी डाउन नेगेटिव ना आ जाए पेपर में, आप परेशान होंगे। ओपनिंग थोड़ा हाई रखिएगा, ओपनिंग हाई अज्यूम कीजिएगा। कैरी डाउन खत्म हो गया। अच्छा जी, नाउ व्हाट आई नीड टू रिकॉर्ड एंड व्हाट आई नीड टू रिवर्स। मैंने क्या रिकॉर्ड करना है और क्या रिवर्स करना है। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का ये, इसको क्या करना है रिवर्स, और रिकॉर्ड क्या करना है टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों का जो भी है गेन लॉस, जो कुछ है ही नहीं, ये मैंने रिकॉर्ड करना है। ये मेरी करंट टैक्स की वर्किंग में चली जाएंगी ब्लू वाली फिगर्स और रेड वाली फिगर्स, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में क्या जाएगा 200 और 255। ठीक है, 1 मिनट और दे रहा हूं आप लोगों को, बगैर देखे नोट कर लें। Do not keep on assuming and assuming. इसमें भी लॉस है? नहीं, इसमें तो नहीं है। इसको भी देखो, इसकी भी, इन दोनों की रिकॉन्सिलेशन देखो, मैच ना करे ब्रॉड डाउन चेंज कर दो। क्या चीज हमेशा बराबर होगी, एडिशन की कॉस्ट, क्योंकि उधर भी कैश आता है, और डिस्पोजल की सेल प्रोसीड। आगे आ जाओ, फर्स्ट रो में आ जाओ, बिलाल भाई दोस्त हैं आपके। नहीं, इधर ही बैठ जाओ। ओके, इट्स ओवर। आज अब कितने लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को? सारे हाथ खड़ा कर दें, दोबारा कर लीजिएगा। जिन्होंने होमवर्क में किया है वो भी कर लीजिएगा, उनको भी चीज़ें पता कुछ चली हैं तो फायदा होगा। और 11 + 7 18 को मल्टीप्लाई करें, कितने से करते होते हैं आप लोग? 1.8 से। क्या निकला? 7 वाले को करने पे लगाया हुआ है, करें आप लोग भी कर लें। कितना? 32 मिनट 50 सेकेंड। जब 50 सेकेंड नहीं, 32.4 आया तो फिर 50 सेकेंड नहीं बनेंगे। अच्छा, तो 32 मिनट्स के अंदर कौन लोग ट्राई करेंगे सवाल को करने की? 32 मिनट के अंदर आपने ट्राई करने की कोशिश करनी। जिन्होंने होमवर्क किया था दे विल ट्राई इट इन 20 मिनट्स, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था दे विल ट्राई इन 32 मिनट्स। ओके, निकालें जी परसों वाले नोट्स। परसों वाले नोट्स निकालें, हैंड रिटन सफा। अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन, कह रहा हूँ अपोजिट साइड पे तो नहीं आ रहा।
नहीं ठीक है, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है फिर वो संभालना मुश्किल होगा। इस तरह तो बिल्कुल ठीक है, आपने ये मतलब ब्रॉड डाउन भी ज्यूम नहीं किया, ठीक है ठीक है, लेकिन वो जब डेप्शन ज़्यादा होगी फिर मसला आएगा। कैरी ऑन आप। मिल गया हैंडन सफ़ा? ओके, रिवाइज करें इसको। एग्जाम्पल 1, दाएं बाएं से तस्वीर खींच लें, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अगले 50 मिनट इसी पे लगने हैं। इन 2012 कंपनी कैलकुलेटेड टैक्सेबल इनकम एट ₹3000। 12 में खड़े होके कंपनी ने टैक्सेबल इनकम कितनी निकाली? 3000। अच्छा भाई, टैक्सेबल इनकम करंट टैक्स की वर्किंग ध्यान में रखें, टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी, इस पे टैक्स कितना निकला होगा? नीचे देखें रेट कितना है, 3000, 30% कितना आया? 900। अच्छा जी, इसकी क्या एंट्री की होगी? सीटी डेबिट कितने से? 900। ये एंट्री किस दिन की होगी? जिस वक्त यूजर्स को किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा रही होंगी? 2012। इस एंट्री पे डेट क्या डाली होगी? 31/12/12। इस एंट्री पे डेट क्या डाली होगी? पिछले साल से बाहर आ जाए, 30 जून। अच्छा, इस एंट्री पे डेट क्या डाली होगी? 31/12/12। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि हमारे साल का टैक्स अगले साल जमा कराते हैं? टैक्स पढ़ा हुआ है F6। हमारे साल का टैक्स 30 जून का टैक्स 30 सितंबर को जमा कराते हैं, टैक्स में ये पढ़ाया जाता है। तो चलें, अगर दिसंबर ईयर एंड है तो शायद मार्च अप्रैल में टैक्स जमा कराते हो, ठीक है? तो दिसंबर ईयर एंड है, मार्च अप्रैल में टैक्स जमा कराते होंगे। तो बताएं, हमारे साल का टैक्स हमारे साल के आखिरी दिन जमा कराते हैं या हमारे साल का टैक्स अगले साल जमा कराते हैं? अगले साल जमा कराते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो करंट टैक्स की वर्किंग है हम करते हैं, ये टैक्स वाले करते हैं? करंट टैक्स की वर्किंग जो है हम करते हैं। करंट टैक्स की वर्किंग सबकी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वो खुदा का खौफ, दुनिया की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो लाखों लोग टैक्स जमा करा रहे हैं। अब करंट टैक्स की वर्किंग गवर्नमेंट चेक करती है लेकिन करती खुद नहीं। करंट टैक्स की वर्किंग करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी टैक्स पेयर की अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे 10 लाख लोगों ने करंट टैक्स की वर्किंग जमा कराई, उसमें से गवर्नमेंट 2000 की चेक कर लेती है, 5000 की, 10,000 की चेक कर लेते हैं। लेकिन 10,000 भी एक हैवी फिगर है, इतने लोगों को कैसे चेक करेगी कैलकुलेशन? अच्छा भी, अब मिसाल के तौर पे मैं इधर टैक्स जमा कराने गया, इधर कहीं किस साल का? फॉर पेइंग टैक्स, फॉर पेमेंट के लिए गया मैं, फॉर पेमेंट। जरा बता दें इधर किस साल के टैक्स की पेमेंट होगी? 12 के टैक्स की पेमेंट के लिए मैं गया। तो मैं, ओए ये क्या टैक्सेबल इनकम 3000 कैसे आई? दिखाओ जरा। देखा, आराम से बोले, क्या होगी? टैक्स जमा कराने आए हैं। अच्छा हाँ, दिखाई मैं। इन 2013 टैक्स अथॉरिटीज चेंज्ड अबव अमाउंट टू 32। ओ भाई, बत्ती गई हुई है तेरी, उठ जा, तेरी मेहरबानी उठ जा, सुबह हो गई है, तू खड़ा हो। तूने उसे खड़ा नहीं किया, खड़े हो जाओ। सामा भाई खड़े हो जाए, तेरे साथ सोया हुआ है, वो कराची पहुंचा है। ओके, अच्छा भाई, अगले साल गवर्नमेंट ने क्या कहा? आपकी रिवाइज इनकम कितनी है? 3200। 3000 की बजाय 3200। अब बताएं 3200 पे टैक्स कितना बनता है? 960। अब बता दें, मैं 900 रुपए लेके गया था, 960 जमा कराना पड़ गया। इधर ही देख लें, मैं 900 रुपए जमा कराने गया था, 960 जमा कराना पड़ गया। अब बोले मैं क्या एंट्री करूंगा? बोले 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 मैं क्या एंट्री करूंगा? सीटीपी डेबिट 900। यस यस गाइस, सीटीपी डेबिट 900। लायबिलिटी को कम करूंगा, कैश
बोलो 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 960। गवर्नमेंट बंदूक रख के क्या कहेगी? ये देखें बंदूक ये रख दी, गवर्नमेंट बंदूक रख के क्या कहेगी? कितने पैसे निकाल? 960। मैं लाइबल कितना फील करा था? 9। बाकी क्या करें? डिस्काउंट रिसीव्ड, रिवर्स है, डिस्काउंट रिसीव नहीं, इट इज एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस। क्या एंट्री करें? सीटीई डेबिट, क्योंकि पिछले साल सीटीई कम से डेबिट किया था ना, सीटीई डेबिट। लेकिन समझने के लिए साथ लिखेंगे ये सीटीई किस साल का है? प्रायर ईयर का। बैलेंसिंग आया है कितना? 60। बैलेंसिंग आया कितना? 60। आप बताएं इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? 12 13। 12 में जब नोट बना रहे होंगे तो नोट में क्या करेंगे? सीटीई, डीटीई, सीटीई प्रायर। अच्छा, बोले 12 की रात को खड़े होकर कितना पता था? एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड कर दिया? एक्सपेंस 900। 13 में खड़े होके 12 का कितना जमा कराया ज्यादा, जो खर्चे में नहीं डाला हुआ था? 60। अब बोले 13 की अपनी भी वर्किंग हुई होगी, वो मुझे नहीं पता क्या है, आई डोंट नो, सवाल में गिवन नहीं है। 13 की अपना डाटा गिवन नहीं है, लेकिन 12 की फिगर्स कंफर्म हो गई। अब बोले ये जो 60 का मुझे ज्यादा देना पड़ा टैक्स तो टैक्स बढ़ने से, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट अगेन कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होना किस साइन के साथ? बोले किस साल का एक्सपेंस कंफर्म हो गया? 13 में 12 का कंफर्म हो गया। अब बोले इसको कैसे रिकॉर्ड करूं? 60। इट इज हाउ इट विल अपीयर। तो बोले अगर 12 का टैक्स 13 में पे करें और डिफरेंस आ जाए तो उसको 12 में जाके सही करेंगे या 13 में ही रिकॉर्ड कर देंगे? 13 में ही रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, 13 का अपना कितना करंट टैक्स मुझे नहीं पता, 12 का डेफर्ड कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये 12 में कोई गलती नहीं, 12 को सही नहीं करेंगे। सही किस साल को करना है? 13 को करना है। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन किससे मैच होगी? नहीं, रिकॉन्सिलिएशन इसी से, हाँ इसी से मैच होगी। इसका रिकॉन्सिलिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका रिकॉन्सिलिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। रिकॉन्सिलिएशन किस फिगर की मैच होगी? वही पुरानी फिगर की, क्योंकि ये तो पिछले साल वाली फिगर है ना, इसका रिकॉन्सिलिएशन से क्या ताल्लुक? क्लियर? तो बोले जी 12 में क्या सीटी कितने से डेबिट किया था? 900 से। 13 में सीटी फर्दर क्यों डेबिट करना पड़ा? इंग्लिश का फिक्रा बोले, बिकॉज देयर वाज अंडर प्रोविजन इन 12। तो इसका नाम बोले क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? प्रायर पीरियड की अंडर प्रोविजन को सही किया। बोले जरा, प्रायर पीरियड की अंडर प्रोविजन को सही किया। दोबारा बोले, प्रायर पीरियड की, हेड्स डाउन की इजाजत नहीं है, प्रायर पीरियड की अंडर प्रोविजन को सही किया। नोट कर ले। मैंने आपको एंट्री ना फुल फ्लेज नहीं कराई थी, मैंने नेट करके करा दी थी। सीटी ई डेबिट, सीटीपी क्रेडिट, असल में वो एंट्री नहीं है, असल में ये एंट्री है जो प्रॉपर एंट्री होती है। दोनों
4 देख रहे हो? अच्छा ठीक है, एक और चीज नहीं ठीक होगा, देख लो भाई। इधर ये 13 में मैंने कहीं डॉट लगाया, मोटा सा डॉट तो लगाओ ना, ये पैसे पे करने गए। वी वेंट फॉर पेमेंट, 13 में इस दिन वही लिखे वेंट फॉर पेमेंट, जब पेमेंट करने गए तो ये बना। अच्छा बैठ जाओ भाई। मेरे जहन में एक चीज आ रही है कि इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज के लिए ये शायद हेल्प कर जाए बात। इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हैं। देखें इधर, इधर देखें कितना ज्यादा लगाया था, असल में कितना पे करना है 960, कितना ज्यादा पे करना है तो 60 का नुकसान होगा, खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ने की एंट्री बताएं, सिर्फ खास सिर्फ खर्चा बढ़ने की। इसी दिन खड़े होके सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। नाउ द पी इज एट 960, brought down 900, addition 60. Now the P is at 960. So now you can simply pass entry CTP debit. ये दो एंट्रीज भी हो सकती है मेरे ख्याल से, ये दो एंट्रीज भी हो सकती हैं। दोनों तरीके आ जाने चाहिए क्योंकि कुछ एमसीक्यूज हैं उनमें ये वाला तरीका जरा ज्यादा मुझे लग रहा है चलेगा। पहले सोचें इकट्ठे एंट्री करने का तरीका पहले बताएं। लायबिलिटी कितने पे क्रिएट की हुई थी 900 पे। वैसे ये बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है एक चीज को दो तरीके से कराना, लेकिन जब से एमसीक्यूज आए हैं कुछ चीजों में ऐसा करना पड़ेगा, एक चीज को दो तरीके से कराना पड़ेगा। अच्छा खर्चा लायबिलिटी कितने पे खड़ी थी, पे कितना किया 960, तो बताएं नुकसान फर्दर कितना हुआ 60 का। क्लियर। दूसरा तरीका, लायबल कितने थे, नई लायबिलिटी कितना ज्यादा लायबल 60 की लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड कर ली। अब लायबिलिटी कितने पे खड़ी है, अब बताएं 960 पे लायबिलिटी खड़ी है तो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। तो पहले लायबिलिटी बढ़ा लें फिर पे कर दें। इधर हमने क्या किया, डायरेक्ट ही पेमेंट कर दिया है। पहले लायबिलिटी बढ़ा लें फिर पेमेंट कर देंगे। इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अच्छा हाँ, इसके साथ क्या लिखेंगे, ये इस साल का टैक्स नहीं है, गलती हो जानी है हमारे से, हमें 60 को इसी में डाल देंगे, ये गड़बड़ हो जानी है। ये 60 के साथ क्या लिखेंगे प्रायर। इससे पता है एक और फायदा भी होगा, आपके नोट्स में जो एंट्री लिखी है वो भी इधर रिकंसाइल हो जाएगी। नोट्स में देखें क्या एंट्री लिखी हुई है, हैंडेड नोट्स में सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट।
ओके नेक्स्ट, ऐसा करें राइट साइड वाला पढ़ें और जिस तरीके पे मैंने एंट्रीज की हैं उस तरीके पे कर दें। राइट साइड वाला सवाल पढ़ें और जिस तरीके पे मैंने एंट्रीज की हैं उस तरीके पे आप कर दें। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट लगाएं, ज्यादा ना लगाएं टाइम। ओके, सेम डेटा इज इन एग्जांपल 1। तो ये बात सेम हो गई। बट इन 13 टैक्स अथॉरिटी चेंज्ड अमाउंट टू 2500। जी भाई, टैक्स अथॉरिटीज ने नई टैक्सेबल इनकम कितनी निकाली है? बोले 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 2500 पे नया टैक्स कितना बनेगा? बोले बोले भाई, ये इंटरेस्ट लेके करें अगर कर रहे हैं तो 2500 पे नया टैक्स कितना बनेगा? 750। पुराना कितने? नया जमा कितना कराने का सोचा था, लेकिन कितना कराएंगे? क्या हुआ? खुशी हुई, गम हुआ? खुशी हुई। कि बता सकते हैं कितने की खुशी हुई? 150 की। अच्छा मुझे पहले जरा नजर मार के बता दें ये सिनेरियो कौन सा है। इज इट ओवर प्रोविजन? ओवर प्रोवाइड कर चुके हैं। करना कितना था? कर कितना चुके हैं? अच्छा जी, आप बता दें 900 के टैक्स को मैं 750 के टैक्स पे कैसे लाऊं? मैं लायबल ज्यादा फील करूं, कम 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 लायबल फील करने की एंट्री बताएं। सीटीपी डेबिट, सीटीई, तो आगे क्या लिख दो? प्रायर ईयर कितना? 150। अब गवर्नमेंट को पे कितना कराऊं? 900 माइनस 150, 750। गवर्नमेंट को पे कितना कराऊं? बोले बोले बोले। सीटीपी खड़ा इस वक्त 750 पे, 900 माइनस 150, 750। सीटीपी डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने लोगों ने यही एंट्री की थी? हाथ खड़ा करें। और जनरल एंट्री भी हमने भी यही की हुई है। सीटीपी डेबिट, सीटी क्रेडिट, 750। चलें जी, निकालें आज वाले सफे। कैसे? वो जो मैंने पहले की है वो ज्यादा बेहतर लग रही है। ये करो, एमसीक्यूज करना आसान होंगे जरा। वो भी हो सकती है। करें करें जी, एमसीक्यू नंबर 1 करें। आज वाले नोट्स निकालने किसी को ना मिले हो हाथ खड़ा करें। एमसीक्यू नंबर 1 करें, जल्दी 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 जल्दी। ये आई कैप की किताब का एमसीक्यू है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। जल्दी से करते हैं तीनों हमने। एंट्रीज नहीं करनी, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ के उसे सॉल्व कर दें। इट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब पता चलेगा आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं। जी जी, और भी चाहिए? कर दो भाई, ये पॉइंट नंबर 1 कर दो।
सिर्फ मसला मैसेज में आएगा तो आएगा, बाकी और सवाल सही होगा। ओके चलें जी। मोइन लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग। इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर। सर ये फॉर द ईयर कौन सा होगा? 9 के साल का होगा, 8 के साल का? ऊपर साल कौन सा लिखा हुआ है? इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, ये कौन से साल का होगा? अच्छा ये डेफर्ड होगा, करंट होगा? हाँ करंट। भाई जब तक डेफर्ड ना लिखा हो ये कौन सा होगा? करंट। इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, बोले बोले 60,000। देखें इधर, ये है ये 31/12/9 वाला मेरे भाई। इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, बोले कितना है? उसने रुपीज इन 1000 में किया, हम रुपीज इन मिलियन में कर देते हैं। देखिए जाएंगे ऊपर, देखें ऊपर रुपीज इन 1000 उसने लिखा हुआ, हम और ज्यादा कट लगाएंगे। ओके सो इट इज करंट टैक्स फॉर द करंट ईयर। हमारे सवाल में गिवन नहीं था, ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 13 का गिवन नहीं था, 13 का गिवन नहीं था। आगे चलें, ये फॉर द ईयर आ गया, समझ आ रहे? इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। ओवर प्रोविजन इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ओवर प्रोवाइड हो गया था। अच्छा ओवर को और ओवर कर दें, वो तो फिर आसमान पे पहुंच जाएगा। ओवर बंदे को आप ओवर कर दो और चढ़ा दो, कंधे पे उठा लो, पहले ही ओवर हुआ, ऊपर से कंधे पे उठा लो, तो वो तो फिर ऊपर से फरिश्ते कहेंगे चलो करीब आ गया, ले जाते। तो भाई ओवर को ओवर नहीं करना। ओवर को ओवर करने का तरीके सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, लायबिलिटी और बढ़ा दें। ओवर को कैसे सही करें? वो तो ओवर प्रोविजन, प्रीवियस ईयर में ज्यादा प्रोवाइड हो गया था। जरा बता दें सही करने का तरीका। एंट्री बताएं सही करने का तरीका। सीटीपी डेबिट सीटी क्रेडिट। अपने नोट्स खोलें, हैंड रिटन। राइट वाला सिनेरियो क्या है? राइट वाला सिनेरियो, लेफ्ट राइट अपना सही कराओ। राइट वाला सिनेरियो क्या है? ओवर एस्टिमेट इन प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में ओवर एस्टिमेट हो गया था। तो बताएं, एरो लगा के मैंने क्या बताया हुआ, क्या करेंगे फिर? रिकॉर्डेड एज अ रिवर्सल इन एक्सपेंस। इसको फिर इस साल रिवर्स कर दें। अगर पिछले साल भाई मोबाइल ना करना यूज, तेरी मेहरबानी। अच्छा अब पिछले साल क्या रिकॉर्ड हो गया हुआ है? आप मोबाइल नहीं यूज कर रहे थे, पिछले साल क्या रिकॉर्ड हो गया हुआ है? अच्छा ये मैं डाल, इधर देखना फिर। पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड हो गया हुआ है, बोले। अब इसको कैसे सही करें? एरो के बाद बताएं। ओवर एस्टिमेट ऑफ प्रीवियस ईयर कैसे सही करें? रिकॉर्डेड एज अ रिवर्सल इन एक्सपेंस इन करंट ईयर। जी बताएं ओवर को सही कैसे करें? सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, सीटीपी डेबिट सीटी। आप प्रोबेबली भाई इस दिन कहीं हम टैक्स देने गए होंगे तो पता चला होगा हमने तो ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। अब सही कैसे करेंगे? बोले सीटीपी डेबिट प्रायर कितना? अच्छा बताएं पिछले साल का एक्चुअल कितना था जो हमने रिकॉर्ड किया था यहां पे? ओह यार, पिछले साल का एक्चुअल कितना था? नॉट गिवन।
तो वो वाली एंट्री हो सकती है सीटीपी डेबिट कैश क्रेडिट, वो करनी भी क्यों है? मुझे तो सिर्फ ई चाहिए, वो ई मिल गया, वो करनी भी क्या है? ठीक है, तो वो एंट्री बता दें आपने, क्योंकि घर जाके कहना है कि इधर एंट्री नहीं हुई हुई सीटीपी डेबिट कैश क्रेडिट, वेयर नहीं दी हुई। ठीक है, अब हमारा नोट बन जाएगा फिर भी इस साल का, हमारा इस साल का नोट फिर भी बन जाएगा। ओके, अब देखते नहीं इधर, सीटी किस साल का नोट बना रहा हूं, और डीटी, और बोले 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 सीटी प्रायर। नो का अपना एक्सपेंस बोले जिसका 8 से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। नो में पता चला कि 8 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया हुआ था। इज इट सो? इज इट सो? नो में पता चला, उर्दू यही है ना, ओवर प्रोविजन इन प्रीवियस ईयर की उर्दू। नो में पता चला 8 में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था। कैसे सही करें नो में? सीटीपी डेबिट सीटी क्रेडिट। जी, सीटी क्रेडिट बोले कितने से? एक्सपेंस कम होने से इनकम, सॉरी प्रॉफिट बढ़ जाता है। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। बोले एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, बोले एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये पिछले साल की ओवर को सही कर दिया, बोले बोले। और पिछले साल असल में नेगेटिव ज्यादा हो गया होगा ना, ओवर पिछले साल पता नहीं नेगेटिव ज्यादा हुआ होगा ना, सारी बातें नॉर्मली ये तो नेगेटिव ही होता है हमेशा, तो पिछले साल नेगेटिव ज्यादा हो गया होगा, उसे सही करने के लिए इस साल क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। बता दें भाई आप आज के बाद पिछले साल की ओवर प्रोविजन को सही करने की एंट्री, पहले ऐसा करें, पहले ये बताएं पिछले साल की अंडर प्रोविजन को सही करने की एंट्री, नॉर्मल अंडर प्रोविजन को सही करने की एंट्री। अच्छा, क्रेडिट सेल अंडर रिकॉर्ड हुई है, एंट्री बताएं। क्रेडिट सेल अंडर रिकॉर्ड हुई है, एंट्री बताएं सही करने के लिए। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। क्रेडिट सेल ओवर रिकॉर्ड हो गई है, सही करें, सही करें। करंट टैक्स अंडर रिकॉर्ड हो गया, सही करें। करंट टैक्स ओवर रिकॉर्ड हो गया, सही करें। सीटीपी डेबिट सीटी क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। नोट पूरा नहीं हो रहा क्योंकि आगे एक और इंफॉर्मेशन है। बोले 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 बोले। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जी बीडी 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 बीडी, सीडी 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 सीडी, कितना? 36। व्हाट विल बी बैलेंसिंग? बोले बैलेंसिंग विल बी DTE. DTE, where the DTE will come? Here DTE will come. DTE बैलेंसिंग। मैं तो एंट्री करूंगा क्योंकि फिर आपको भूल जाने पॉजिटिव लगाना, साइन नेगेटिव लगाना। एंट्री करेंगे, ये एंट्री होगी कितना? जी आप बोले। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो साइन ओके। व्हाट इज दिस? 70 से रिकॉन्सिलिएशन मैच करेगी, लेकिन वैसे बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल 70 नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? 65। तो इट इज द आंसर ऑफ योर एमसीक्यू। एग्जैक्ट व्हाट इज के आगे लिखें 65, व्हाट इज के नीचे लिखें 65, ये आपका जवाब है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में 70 नहीं जाना चाहिए। नो नो, पिछले साल की गलती फिर कब सही करनी है? व्हाट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस? 65। ओके
नाउ लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन, फिर 2 और 3 आपने करना है. Moin Limited, now you will feel very comfortable. Moin Limited accounting records show for following for the year ended 2009. What is income tax payable for the year? For the year क्या है? इस साल का, इस साल के टैक्स की एंट्री बता दें और सबर करें, पोस्ट भी कराएं. इजी मार्क्स तो गेन करें ना, -60 लिखने के तो नंबर लेना, पोस्ट कराएं. ये इधर पोस्ट हो गया, ये इजी मार्क्स आपको इतने से मिल गए. आगे चलें. पिछले साल ओवर प्रोवाइड हो गया था, ये ओवर प्रोविजन को सही करने की एंट्री बताएं. सीटीपी डेबिट, सीटीई क्रेडिट, ये एंट्री कर दी, इसे पोस्ट कराएं. नेक्स्ट, अगला तो आसान है, कोई मसला नहीं. क्वेश्चन 2 करें. हो गया. दूसरा सवाल हाथ खड़ा करें. गुड. ओके, कितना कह रहे हैं, ये तो वही डेटा दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा बेहतर करके दिया हुआ है और इंग्लिश भी बेहतर की गई है और डेटा जरा ज्यादा दिया गया है. चलें शुरू करते हैं, सारा मिटाते हैं. ओके, पढ़ें जी. The following information is stated from the accounting records. रिक्वायरमेंट पहले पढ़ा करें. किस साल का इनकम टैक्स एक्सपेंस मांगने प्रॉफिट लॉस में जो जाएगा 2000. एक बार याद रखिएगा, 9 में 9 का सीटीडीटी भी आता है और 9 में 8 के सीटीडीटी की गलती भी आती है. 9 में 9 का सीटीडीटी भी आता है और 9 में अगर 8 की कोई अंडर ओवर प्रोविजन है वो भी आती है. बल्कि 8 दूर की बात 7, 6, 5 की भी आ सकती है. पिछले सालों का भी ऑर्डर होता है. टैक्स वाले तो आपको पता है पिछले 4 सालों के भी फाइलें मंगवा सकते हैं. 5 रूल है. ओके, एस्टिमेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर 2008. ये कौन सा होगा? डेफर्ड होगा, करंट होगा? भाई करंट होगा. एक बात याद रखिएगा, जब तक डेफर्ड का लफड़ा लिखा हो ये कौन सा टैक्स होगा? अच्छा जी, एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर 2008. एस्टिमेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टैक्स वाले इसको चेंज कर सकते हैं. फॉर द एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर 2008. सारे इधर देखें, ये वाली फिगर दी है उसने, एस्टिमेटेड फॉर 2008. 2008 के एंड पे कितना एस्टिमेट था उसका? बोले 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 75. पेड इन 2008. बोले 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 पेड इन 2008. इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 8. 8 वाला कब पे किया होगा वैसे, ये बता दें जरा सोच के. हाँ लिखें, आगे लिखें, इन 2009. पे कब किया होगा? इन 2009 जी. अंदाजा कितना था? एस्टीमेट कितना था? एस्टीमेट अंडरलाइन करें एस्टीमेट के लफ्ज को. एस्टीमेट कितना था? 70. एक्चुअल 70. अब बताएं अंदाजा कितना लगाया था? देना कितना पड़ा? 70.
आप बता दें 75 जो अंदाजा लगाया था वो ओवर प्रोविजन थी, ओवर प्रोविजन थी। ओवर को कैसे सही करते हैं? एंट्री बताएं। सीटीपी डेबिट, लेकिन प्रायर कितने से? लेकिन अब डेटा है, क्यों वैसे समझने के लिए क्यों ना एंट्री भी कर लें। बोलो बोलो। सीटीपी डेबिट कितना? 7। क्या कितने लोगों ने इसी तरह किया था? हाथ खड़ा करें। अब समझ आ गई? What was estimate? What was estimate? 75. What is paid? 70. So was it an over provision in previous year? ओवर प्रोविजन को सही करने की एंट्री बता दें। सीटीपी डेबिट। आगे तो इस साल का डेटा सारा मेरे ख्याल से, आगे तो कुछ भी नहीं। इस साल का डेटा बताएं। एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर 2009, इसको सही कब करेंगे? अगले साल, वो छोड़ें। 60 चलें जी। अच्छा जी, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी? क्लोजिंग 36। बोले 10। अब बता दें जी, मैं आपके समझने के लिए बना रहा हूं 8, सवाल में नहीं मांगा हुआ ना देख पीछे। मैं आपके समझने के लिए 8 बना रहा हूं, सवाल में नहीं मांगा हुआ। वेयर दिस सिटी विल गो, इस वक्त हमें पता था अगले साल हुकूमत क्या करेगी हमारे साथ, हमें तो आज नहीं पता कल क्या करेगी हुकूमत। तो 2-3 महीने थे अभी टैक्स जमा कराने में। इस वक्त जब यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहे होंगे तो हम कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करके खुश हो गए होंगे? 75। क्लियर? अच्छा जी, इस साल बोलें क्या हुआ? 9 में 8 का रिवर्स करना पड़ेगा। कितने से? ये 70 पे आ जाएगा, ये 70 पे आ जाएगा। ओके, और ये कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? ये अपना है डेटी 10। ये ज्यादा अच्छा सवाल था वैसे, ये ज्यादा अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें ये 75 नजर आ रहा है, वो अच्छा लग रहा है। -75 + 5, तो असल पे कितना करना पड़ा? 70। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिकॉन्सिलिएशन किससे मैच करेगी? 70 से। रिकॉन्सिलिएशन तो हम हमेशा किससे मैच करेगी? 70 से। नीचे मैं 1.1 नहीं बना रहा ना असल में। पीबीटी गिवन भी नहीं है, पीबीटी गिवन नहीं है, टैक्स वालों का प्रॉफिट भी गिवन नहीं, पीबीटी भी गिवन नहीं है, तो मैं नोट पूरा नहीं बना सकता। नोट का 1.1 ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये याद रखिएगा। नोट का 1.1 विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, एनी क्वेश्चन? सवाल एक दफा दोबारा पढ़ना चाह रहा हूं मैं। What was अंदाजा इन 8? What is actually paid? तो फिर क्या क्या था? ओवर प्रोविजन थी। ओवर को सही करने की एंट्री सीटीपी डेबिट, सीटीई क्रेडिट। बस आगे तो 80 साल का डेटा था। चलें जी, 0.3 करें और जाएं। क्या बताता हूं जी, होमवर्क में? हाँ जी, उसमें क्या गलती थी कोई सोल्यूशन में? लास्ट क्या? $78 में कितने लोग? जी वो मैं बताता हूँ आपको।
वो फिर कल बताऊंगा, कल बता दूंगा। टेस्ट का सॉल्यूशन फोटोकॉपियर से ले जाइए। चलें चलें चलें, अगला सवाल करें। ये वाली फिगर कहाँ से आएगी? कौन सी? ये वर्किंग टू, यहाँ लिखो वर्किंग टू। तो आप ऐसे ये डिलीट कर दें। नहीं ये नहीं, अकाउंट मैंने कहा था। अच्छा सही। ये जीरो कहाँ से आया, मेरा ये सवाल है आपसे। ओके भाई, ये थोड़ा सा ना इसमें जो तीसरे एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट है, ये अटेंटिव रहिएगा, बात सुनिएगा गौर से। इसके लिए थोड़ा सा ट्रायल का पता होना जरूरी है, थोड़ा सा ट्रायल का पता होना जरूरी है। इधर देखें, ट्रायल ट्रायल 31 दिसंबर 2009, ऐसी मिसाल है। डेटर, क्रेडिटर, कैश। अच्छा, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि ट्रायल क्लोजिंग हो और उसमें बैलेंसेस ओपनिंग पड़े हो? कोई एक अकाउंट बताएं, किसी को याद होगा, यकीनन कोई ना बता देगा। ये तो इंट्रो में पढ़ा था, प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ यकम जनवरी 2009 लिखा होता था। कितने लोगों को याद आ रहा है? हाथ खड़ा करें। इंट्रो की किताब जाके खोलिएगा, क्योंकि कैरी डाउन प्रोविजन का रेट साल में दिया होता था, तो ब्रॉड डाउन होता था इधर, कैरी डाउन का रेट साल में दिया होता था, फिर कैरी डाउन खुद निकलवाता था। एक और, इसको प्री क्लोजिंग ट्रायल कहते हैं। कुछ चीजें इसमें ओपनिंग पड़ी होती हैं। अच्छा, इसमें अकोमोडेशन भी आपको याद है, कभी कभी ओपनिंग पड़ी होती थी। ये कितने लोगों को याद है? ये तो सबको याद होगा, अकोमोडेशन ओपनिंग पड़ी होती थी। नीचे फिर डेप्रिसिएशन के रेट देता था, चलो ये याद है, ट्रायल में नीचे डेप्रिसिएशन के रेट देता था, तो रेट देके डेप्रिसिएशन खुद निकलवाना चाहता था, इसीलिए ट्रायल क्लोजिंग होता था। लेकिन 2-3 चीजें ट्रायल में कौन सी पड़ी होती थी? ओपनिंग। भाई इसी तरह आज सुन लें, IAS 12 में, IAS 12 में क्या होता है? ये वाला 5, क्योंकि इसकी एंट्री इस दिन हो जाती है, तो ये 5 ट्रायल में पड़ा होता है, ये 5 ट्रायल में पड़ा होता है, ये 5 ट्रायल में पड़ा होता है। अच्छा, और कुछ नहीं पड़ा होता? मजे की बात सुने, CTP नहीं पड़ा होता। क्यों नहीं पड़ा होता CTP ट्रायल में? ये देखें, CTP क्रेडिट 75, डेबिट 5, डेबिट 70, कैश तो ठीक है ना, कैरी डाउन चला गया, कैश अकाउंट कब छोड़े वाले। अब बता दें, इफ आई कट दीज एंट्रीज एंड आई एम स्टैंडिंग स्टिल हियर, अभी मैं साल का एंड नहीं आया, तो व्हाट माय बुक्स आर शोइंग? रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। ये 5 स्टिल कह रहे हैं मुझे कहीं लेके जाओ। हम इसे कहते हैं ठीक है, तू ट्रायल में ही रह। अभी इसे पूरा साल ट्रायल में खड़ा रखते हैं। CTP क्यों नहीं ट्रायल में नजर आ रहा होता? बोले जरा, बोले भाई। पिछले साल का टैक्स पे हो गया ना, कहानी खत्म हो गई। अब तो इस साल कौन सा CTP नजर आएगा? इस साल वाला। क्या पिछले साल वाला CTP हमारे साल के एंड पे नजर आएगा, या जिन्होंने टैक्स पड़ा हुआ है पिछले साल का टैक्स हमारे साल पे हो गया होगा? पे हो गया होगा। पे होके CTP खत्म हो गया होगा, लेकिन ये CTP अपने असरात छोड़ गया होगा। असरात क्या छोड़ के गया होगा? कि पिछले साल E गलत रिकॉर्ड किया हुआ है। P और E में फर्क पता है ना? पिछले साल E गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, तो P तो पे होके खत्म हो गया, लेकिन E की गलती सही करनी अभी मकसूद है। तो बताएं, IAS 12 के सवाल में ट्रायल क्या शो किया करेगा? पिछले साल का CTE या पिछले साल के CTE की गलती? अच्छा, और ट्रायल में ये किस साइड पे आ रहा होगा? CTE, बी कॉन्फिडेंट, डेबिट, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये खुशी है, क्योंकि ये खुशी है। खुशी कैसे है? अंदाजा क्या लगाया था और दे के कितना है? 5 की खुशी है। खुशी ट्रायल में किस साइड पे नजर आनी चाहिए? क्रेडिट साइड पे। तो बता दें, देखें क्या लिखा हुआ है जरा।
अब पढ़े, एक चीज पढ़े, ट्रायल तो किस डेट का है, बोले 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 9 का, लेकिन इसमें टैक्सेशन पड़ी हुई है 5,000 की, क्रेडिट। तीनों सवाल एक हैं, ये भी बता दूं, तीनों सवालों का डाटा एक है। आई के हमने डिफरेंट तरीके से टेस्ट किया तो आपको इकट्ठा करके बना के दे दिया। आपको आपका टेस्ट पता है क्या होगा, आपका टेस्ट ये होगा कि आप एमसीक्यू का जाके 2, 3, 4, 7 जब सवाल करेंगे ना, तो फिर आपका असल में टेस्ट होगा, क्योंकि उनमें तीनों में डाटा डिफरेंट होगा, अंग्रेजी सेम होगी, डाटा डिफरेंट होगा। तो ये आपने 4 एमसीक्यूज घर जाके करने हैं, 2, 3, 4, 7। यहाँ से फिर आपको चीज़ें ज़्यादा फर्दर क्लियर होंगी। और एमसीक्यूज आपको दे दिए, मैं फोटोकॉपी के पास रखवाए थे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। ओके जी, एक तो ट्रायल में क्या आ रहा होगा भाई, बोले बी कॉन्फिडेंट, पिछले साल का सीटीई या पिछले साल के सीटीई की गलती, ये बात क्लियर होगी। और दूसरी बात भी आज सुन लें, ट्रायल में इस साल का सीटीई नजर नहीं आ सकता। अगर फाइनल अकाउंट के सवाल में इस साल का सीटीई ट्रायल में आपको दे देगा ना, फिर पेपर में अदर इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं होगा। तो अदर इंफॉर्मेशन में तो कुछ देना है ना उसने। अदर इंफॉर्मेशन में क्या देगा, फाइनल अकाउंट की तैयारी करवा रहा हूं, अदर इंफॉर्मेशन में क्या देगा, इस साल के सीटीई का डाटा कहां देगा, अदर इंफॉर्मेशन में। ट्रायल में क्या पड़ा होगा, बोले बोले बोले, पिछले साल के सीटीई की रेक्टिफिकेशन पड़ी होगी। और अदर इंफॉर्मेशन में क्या पड़ा होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग पड़ा होता है, तो नीचे क्या पड़ा होता है, क्लोजिंग का रेट। ऊपर अकम्युलेट ऑप्शन पड़ी होती है, तो नीचे अदर इंफॉर्मेशन में क्या पड़ा होता है, डेप्रिसिएशन का रेट। अगर ट्रायल के अंदर 5 पड़ा हुआ है तो नीचे क्या पड़ा होगा, 60 का डाटा, वो नीचे पड़ा होगा अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, उसको छोड़ें। ट्रायल में क्या नजर आ रहा है, बोले ये व्हाट इज दिस सीटी 5000, उसने बताया है, उसने आपको ऐसे नहीं छोड़ा, उसने बताया है, पढ़े नीचे, द टैक्स बैलेंस रिलेट्स टू ओवर प्रोविजन ऑफ 2008। ये 2008 की ओवर प्रोविजन है। बताएं आप इसे सही कैसे करेंगे, ओवर को सही कैसे करते हैं, सीटीपी डेबिट, अच्छा डेफर टैक्स 26,000, ये वो ऊपर जाए सफे के टॉप पे 26,000 पड़ा हुआ है, 26,000। ये ट्रायल 31/12/9 का ही है। लेकिन एक और बात आज सुन लें, फाइनल अकाउंट के लिए डीटीएल का बैलेंस आपको 31/12/9 के ट्रायल में कौन सा दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। ऊपर ट्रायल में 9 ही लिखा होगा, ये भी बता दूं, ट्रायल में 9 ही लिखा होगा, 31/12/9। लेकिन आपने इस बैलेंस को ओपनिंग क्यों लिया करना है, वजह भी सुन लें। नीचे लिखा हुआ करेगा क्लोजिंग ऐसे निकाल लें, तो फिर ओपनिंग ही दिया होगा ना। तो ट्रायल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डेट धोखा होती है, क्लोजिंग वो बड़ी ओपनिंग होती है। हमें कैसे इल्हाम होता है कि ये ओपनिंग है, अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन के रेट दिए होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट के रेट दिए होते हैं, डीटीएल कैलकुलेट करने के लिए डाटा दिया होता है। हमें ऐसे पता चल जाता है क्या, ट्रायल में ओपनिंग। तो इसके साथ आपने लिखा ब्रैकेट में ओपनिंग, डेफर टैक्स के साथ ओपनिंग। जो लोग इसको क्लोजिंग एज्यूम करेंगे ना, फिर नीचे वाली चीज उनको खुद ही मना कर देगी कि भाई ये फिर मेरा क्या करोगे। जिस आप लोगों में से जिसने इसे क्लोजिंग एज्यूम किया, फिर नीचे वाली इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, उसे इग्नोर करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मजबूरन आप इसको ओपनिंग माने। तो आज ये पता चला कि ट्रायल में बहुत सी चीजें क्या पड़ी होती हैं, ओपनिंग पड़ी होती हैं। और करंट टैक्स ट्रायल में पड़ा नहीं होना चाहिए, अगर पड़ा हुआ है तो ये क्या है, बोले बोले बोले, ये पिछले साल का करंट टैक्स है, नो, पिछले साल के करंट टैक्स की रेक्टिफिकेशन है। चलें जी आगे चलें। ओके, पहले पॉइंट 1 को सही कराएं, मुझे पॉइंट 1 को सही कराएं जी। पॉइंट 1, द टैक्स बैलेंस रिलेट्स टू ओवर प्रोविजन ऑफ 2008। 2008 का ओवर प्रोवाइड हो गया, वह सही कराएं, सीटीपी डेबिट, सीटी क्रेडिट। तो सीटी क्रेडिट तो एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, लिखे 5,000 के आगे एंट्री, क्रेडिट क्यों हुआ है, सीटीपी डेबिट, सीटी क्रेडिट। एंट्रीज नहीं लिखेंगे ना तो फिर पोस्टिंग नहीं होगी, एंट्री सवाल में लिखें उसके आगे जी। अब बताएं कैसे, साइन कौन सा यूज करूं, पॉजिटिव। नेक्स्ट, एट 31 दिसंबर नोट डायरेक्टर एस्टिमेट दैट प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन ऑन करंट ईयर प्रॉफिट इज 60,000। कहीं डेफर्ड का लफ्ज है, फिर ये 60,000 क्या है, किस साल का, 9 का, 60। इसके साथ लिखें प्लीज सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। ये वाला, ये एंट्रीज सारी यही हैं, तीनों सवालों में एंट्रीज यही है, मेरी एंट्रीज चेंज नहीं हुई। डाटा मैंने आई ने देखे 3 तरीके से डाटा दिया है, लेकिन तीनों का सोल्यूशन सेम है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट एक्सीड द WDV बाय
120,000 हजार, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड में दिया हुआ है जी। बोले ये कैसे निकलेगा कैरी डाउन? 120, डिटेल में जाएं, डिटेल में जाएं। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, पीपी, एसेट्स होंगे ना, कोई भी एसेट्स होंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस बाय हाउ मच? 130। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? TTD. What will this give us? If I apply rate on TTD, the child will be DTL. जी, how much? 36 DTL, deferred tax liability. जिन्होंने 26 को क्लोजिंग एज्यूम किया था, पेपर में परेशान ना होइएगा, वो जब नीचे जाएंगे ना तो फिर नीचे वाले का कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहन कह देगा फिर ऊपर कौन सा बैलेंस पड़ा हुआ है? ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रायल में अगर क्लोजिंग में कुछ बताया हुआ है तो फिर ऊपर इसका कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। ओ बहुत जल्दी है। 36 ये ओपनिंग सवाल से आ गया, ये 36 हमने कैलकुलेट कर दिया। व्हाट इज बैलेंसिंग? 10। अब आपने कौन से सवाल ट्राई करने हैं जाके? MCQ नंबर 2, 3, 4, 7। कितने लोग उसको करेंगे भाई? ये सफा, ये जो आज का लेक्चर है सुबह 4:30 बजे से मैं उठा हुआ बना रहा हूँ। मैंने कहा था किसी तरह ये तीनों सवाल इकट्ठे हो जाए, तो दिल में आया कि एक ही डाटा देके आपको करा दूं, वरना इन तीनों सवालों में बड़ा टाइम लगना था। तो प्लीज आज इसको जाके जरूर कीजिएगा होमवर्क। टेस्ट अब